नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज़ कृति एंड आई वेलकम यू टू द सोशियोलॉजी रूम। आज हम पढ़ने वाले हैं इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। कैसे सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन की तरह इवॉल्व हुई, कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट की तरह इवॉल्व हुई, उसमें जो भी मेथडोलॉजीज प्रैक्टिस होती हैं, जो भी थ्योरीज हैं, वो शेप कैसे हुई, जो मतलब पायनियरिंग सोशियोलॉजिस्ट थे उनकी थ्योरीज जो है वो कैसे शेप हुई। तो ये सब हम आज की क्लास में थोड़ा आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा उसका। तो बिफोर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स। सो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि while I teach, either you can write simultaneously whatever I say, or you can just pause the video and note down from the board. And you can also prepare such notes that I have prepared. ऐसे जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं, तो ऐसे अगर आप एक्सप्लेनेशन देते समय अगर आप थोड़ा बहुत नोट करते रहो तो उससे क्या होता है, एक जनरल आइडिया लग जाता है और आप उसको नोट करते रह जाते हो और दोबारा वो जो एक बर्डन होता है उसको दोबारा से पढ़ के दोबारा से नोट्स बनाने का वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये जो लेक्चर है ये एकदम शुरुआत है कि सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज होती है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। आई हैव ऑलरेडी रिटन सम थिंग्स on the board. So to start with, first we will be discussing about the background कि कौन बैकग्राउंड मतलब ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से ये इमर्ज हुई एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो इमर्जेंस जो है सोशियोलॉजी का और उसका मतलब कैसे वो सोशल कंडीशंस और इंटेलेक्चुअल कंडीशंस ने उसकी इमर्जेंस को शेप किया, हम ये भी समझेंगे। तो अब आप ये समझिए कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की जो सोशल कंडीशंस होती हैं और जो आइडियाज़ डेवलप हो रहे होते हैं उस पीरियड में, वो दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया में जब मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो इंडिया में जब कॉलोनियलिज्म था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो मतलब जो भी इंडिया की इकोनॉमी थी, इंडिया का कल्चर था, रिलीजियस सिस्टम था, पॉलिटी थी यहाँ की, सब एकदम एकदम डिस्टर्ब हो गई। और उसकी वजह से ही ना मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को क्या बोलते थे, वाइट मैंस बर्डन। दे यूज्ड टू कॉल इंडियंस वाइट मैंस बर्डन। वो कहते थे कि इनको कुछ नहीं आता, ये तो सपेरों का देश है, वो ये कहते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, जब इतना ज़्यादा ऑपरेशन हुआ तो एक पर्टिकुलर जो भी उनकी पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर इंडियंस जो थे वो एक्सपोज हुए एजुकेशन को की तरफ, और वो एक नई क्लास इमर्ज होती है उसकी वजह से। मिडिल क्लास इमर्ज होती है। इसमें वो जो लोग राइटर्स थे, जो कैंपेन करते थे, जिन्होंने मूवमेंट्स लीड किए, जिन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में पार्ट लिया, वो एक तरीके से मिडिल क्लास का ही पार्ट कहे जा सकते हैं। और उन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को शेप करा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर एरा का जो भी उसमें जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो उस एरा की सोसाइटी को, उसमें प्रेवलेंट आइडियाज़ को शेप करती है। ठीक है, सो मूविंग अहेड, first we will be talking about the background of the emergence of sociology. So first we will be referring to the enlightenment period. तो enlightenment period हम किसे कहते हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो टाइम था उसे हम एनलाइटनमेंट पीरियड की तरह रेफर करते हैं। और सोशियोलॉजी जो है ना उसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह शेप करने में इन रिवॉल्यूशंस का बहुत बड़ा हाथ था। अब और जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट के जो आइडियाज़ हैं वो इन्हीं दोनों रिवॉल्यूशंस से जो चीज़ें निकल कर आई उस पर बेस्ड हैं। देन यू कैन से दैट, तो इसी पीरियड को जो है हम एनलाइटनमेंट पीरियड कहते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में रैडिकल चेंजेस आए, रैडिकल चेंजेस इन द सोसाइटी। ठीक है, फिर न्यू वेज ऑफ थिंकिंग इस पीरियड में क्या हुआ, क्योंकि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति होता है। मतलब कि जो चीज़ें चल रही हैं उसको मतलब एक उसमें उसको तोड़ के आगे बढ़ो भाई, ये उसका मतलब है। तो वही रेडिकल चेंजेस आए सोसाइटी में, नए तरीके डेवलप हुए सोचने के। ठीक है, क्वेश्चनिंग क्या, जो भी प्रेवलेंट सिस्टम्स थे, जो भी प्रेवलेंट रिलीजियस सिस्टम था, जो भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस थी,
जो भी चीज़ें मतलब जिसे बोलेंगे सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, या जो भी क्या कहते हैं पुराने जो रूढ़िवादी विचारधारा होती है उसको क्वेश्चन करना, बेसिकली जो नैरो थिंकिंग होती है उसको क्वेश्चन करना कि क्यों है ऐसा, मतलब वाई। ठीक है, और फिर देन ऑल्सो इस एनलाइटनमेंट पीरियड का एक ये भी रिजल्ट था कि ये समझा गया कि कोई भी चीज़ जो है वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है, सैक्रोसैंक्ट इज सुप्रीम। ठीक है, सुप्रीम सैक्रोसैंक्ट जैसे उस टाइम पे क्या आप समझ सकते हैं, जैसे कि द स्टेट जो है, स्टेट के लिए बोल सकते हैं, स्टेट जो थी, मोनार्क जो था, किंग या मोनार्क जो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मोनार्की प्रेवलेंट थी। ठीक है, फिर उसके बाद एक जो नई चीज़ हुई वो ये था इस टाइम पे कि साइंस और कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई यूरोप में। तो साइंस और कॉमर्स का जब डेवलपमेंट हुआ तो उससे क्या हुआ, उससे ये समझ में आया, उससे भी तीन चीज़ें समझ में आती हैं। तो यू कैन जस्ट राइट कि साइंटिफिक स्टडी वाला चीज़, कि हर चीज़ की साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल है। साइंटिफिक स्टडी किस चीज़ की? सोसाइटी की, नेचर की साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल है। फिर उसके बाद रैशनैलिटी पे फोकस, रैशनैलिटी पे फोकस किया या रैशनल प्रिंसिपल्स पे फोकस किया, रैशनल प्रिंसिपल्स। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी पे, रैशनल प्रिंसिपल्स पे, मतलब रैशनैलिटी का मतलब होगा कि जो भी चीज़ें चल रही है उस पर रैशनली सोचना, उसको देखना वो क्यों हो रहा है, वो लॉजिकली सही है या नहीं, कि कुछ भी आप ऐसे फॉर द सेक ऑफ इट करते जा रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद एक नया आउटलुक डेवलप हुआ और इस तरह से सोशियोलॉजी का जन्म होता है एज अ डिसिप्लिन। तो ये मतलब ये 4-5 पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद मतलब एनलाइटनमेंट पीरियड तो हमने समझ लिया, लेकिन हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि इसके पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया, उसके पहले हमारी सोसाइटी का नेचर कैसा था। ठीक है, नेचर ऑफ सोसाइटी प्रायर टू एनलाइटनमेंट पीरियड, या आप ये कह सकते हैं कि ओल्ड यूरोप जो था हमारा वो कैसा था। ठीक है, तो ये इतना ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये बहुत ही ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। और इसका बेसिकली इसको आप तीन तरह से समझ सकते हो, मैंने ऐसे बॉक्सेस में कर दिया, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो पुराना यूरोप था ना, लैंड जो था, लैंड यानी कि ज़मीन जिसे भूमि बोलते हैं, तो वो इसकी इकोनॉमी का एक सेंट्रल पार्ट था। लैंड से ही सारी चीज़ें मतलब इकोनॉमी देखी जाती थी। जैसे और जो ये इसमें क्या था ना, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इसमें फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो ओनर्स थे लैंड के, और पेजेंट्स जो थे वो इन्हीं लैंड्स पे वर्क करते थे। ऐसे कर देती हूँ, ओनर्स लिख देती हूँ इसमें, और वर्कर्स ये पेजेंट्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये समझ लो कि रिलीजियस सिस्टम, ये जो रिलीजन भी जो था वो बहुत एक सेंट्रल पोर्शन, एक सेंट्रल पार्ट था फ्रेंच यूरोपियन सोसाइटी का। फैमिली, किनशिप, ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे यूरोपियन सोसाइटी के। तो रिलीजियस सिस्टम जो था वो कॉर्नरस्टोन था सोसाइटी का, और रिलीजियस हेड्स जो थे वो ये डिसाइड करते थे कि मॉरल क्या चीज़ है, क्या चीज़ मॉरल है, क्या चीज़ मॉरल नहीं। कौन डिसाइड करता था? ये जो वहाँ का रिलीजियस सिस्टम था, जो वहाँ के रिलीजियस हेड्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का कैसा था ओल्ड यूरोप का? वहाँ थी मोनार्की। ठीक है, मोनार्की थी वहाँ पे, कि मतलब कि जो किंग है वही सुप्रीम है, वही सैक्रोसैंक्ट है। और किंग was supposed to be divinely ordained to rule his people, और what we can call as divine right to rule। ये जो फेमस मतलब एक फ्रेज है, अगर आप थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो उसको आप उसके बारे में आपको आइडिया होगा, डिवाइन राइट टू रूल, इससे आप याद रख सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो इसके बाद मतलब ये सब चीज़ें हुई, इसके बाद हम मैं बताती हूँ न्यू यूरोप जो एमर्ज हुआ उसका वो इनकी वजह से इमर्ज हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, और इसमें न्यू न्यू यूरोप में आई विल जस्ट राइट इट हियर,
if you want to note down, you can note it down. तो इसमें क्या था, न्यू आइडियाज इमर्ज हुए, ठीक है, और इसमें डिस्टिंक्ट क्लासेस जो है वो इमर्ज हुई। डिस्टिंक्ट क्लासेस इमर्ज हुई एज इन, ये आप कह सकते हैं जैसे मिडिल क्लास, सबसे इम्पोर्टेंट मिडिल क्लास का इमरजेंस जो हुआ। जो क्लासेस थी वो आप ऐसे लिख सकते हो, रिकग्नाइज हुई। कौन सी क्लासेस ऑलरेडी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको रिकग्नाइज किया गया, और कौन सी क्लासेस का इमरजेंस हुआ है, इमरजेंस, उनको भी रिकग्नाइज किया गया, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है रिलीजन, जो रिलीजियस सिस्टम था यहाँ पे हमने देखा, उसको क्वेश्चन किया इन लोगों ने कि भाई चर्च क्यों बताएगा हमें कि सही क्या है गलत क्या है, चर्च के हिसाब से क्यों चलना है हमेशा। तो भाई वही जो होता है चर्च और रिलीजन was questioned, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये दोनों चीज़ें हुई, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ वुमेन वो भी चेंज होती है। भाई जो वुमेन होती है वो तो किसी भी सभ्यता में, किसी भी सिविलाइजेशन में सारा बर्डन अपने कंधों पे उठाती है, सारा बोझ अपने ही कंधों पे उठा के चलती हैं। जो भी वहाँ की, जो भी वहाँ गलत हो रहा होता है सोसाइटी में, वो सबसे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट जो है वो औरतों को ही झेलना पड़ता है। तो इसीलिए औरतों की भी पोजीशन चेंज हुई, बिकॉज़ आप ही सोचो कि जब एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, तो क्या स्थिति रही होगी औरतों की, तो वो चेंज हो जाती है। देन मोनार्की जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम था मोनार्की, तो ये जो है इट वाज ओवरथ्रोन, मोनार्की ओवरथ्रोन एंड डेमोक्रेसी आ गई। सो दिस इज इट। आगे हम ये देखते हैं कि सोशल कंडीशंस ऐसी क्या थी जिसमें सोशियोलॉजी इमर्ज हुई। सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज ए डिस्टिंक्ट साइंस इन द 19th सेंचुरी यूरोप, ठीक है। तो जो 19th सेंचुरी यूरोप था ना, वो उस टाइम पे इतने, मतलब इतना इमेंस चेंजेस थे, क्योंकि ऑलरेडी ये तो हो ही चुका था, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो हो चुका। 19th सेंचुरी यूरोप में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इतने सारे चेंजेस हो रहे थे इन इन दोनों रेवोल्यूशंस की वजह से। उसकी वजह से सोशियोलॉजी इमर्ज हुई एज अ डिस्टिंक्ट साइंस, ठीक है। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी को इसीलिए कहते हैं अ साइंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। सोशियोलॉजी को इसीलिए ऐसा कहते हैं कि साइंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। फिर कमर्शियल रिवोल्यूशन भी उस समय था, साइंटिफिक रिवोल्यूशन भी था। तो इसके, तो ये जो था ना, ये कब हुआ यूरोप में, बिटवीन 14th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, बिटवीन 14th to 18th, I'll write it as C, which means century, okay. So इसे हम रेनेसेंस पीरियड भी बोलते हैं, रेनेसेंस पीरियड, ठीक है। तो ये इसका भी कंट्रीब्यूशन था। प्रायर टू दिस हैपेंड एंड इट आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट साइंस और एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, रेनेसेंस में आपको पता है कि रिवाइवल होता है। इस पीरियड में रिवाइवल हुआ, रिवाइवल ऑफ आर्ट, म्यूजिक, थिएटर,
लिटरेचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अब हम कमर्शियल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, तो ये समझिए कि जो कमर्शियल रिवॉल्यूशन है वो मतलब एक वाइड रेंज ऑफ टाइम में ये होता रहा। इट वॉज अ स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिवॉल्यूशन एक दिन में नहीं आता। तो वही है कि 1450 से लेकर के जो 1800 के बीच में जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, सीरीज ऑफ इवेंट्स, उसी को हम कहते हैं कमर्शियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, और मतलब इस टाइम पे कोई छोटे मोटे स्केल पे नहीं हुआ, ऑन लार्ज स्केल में हुआ, तभी उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, और ट्रेड एंड कॉमर्स का एकदम वाइड स्प्रेड एक्सपेंशन हुआ। कैसे? उस यूरोपियन कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वाइड ट्रेड करा। ठीक है, उन्होंने कॉलोनीज बनाई, उन्होंने मतलब नए सी रूट्स डिस्कवर किए, लैंड रूट से स्विच, मतलब लैंड रूट्स थे पहले, फिर उसके बाद सी रूट्स डिस्कवर किए। तो वही पहले जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो लार्जली वो स्टैग्नेंट या सबसिस्टेंट इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट और सबसिस्टेंस इकोनॉमीज। ठीक है, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे काम आपका इतना हो जा रहा है कि आपकी नीड्स पूरे हो जा रहे हैं, बाकी आप कोई उससे ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, उससे आप कोई पैसा नहीं कमा रहे हो। बस वो आपका सबसिस्टेंस का मतलब है कि आपका जो भी आपकी ज़रूरतें बस वो पूरी हो रही हैं, आप कुछ दूसरों को ऑफर नहीं कर रहे हो उससे, और ना ही आपका कोई इनकम या ग्रोथ कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो इन्होंने इससे स्विच किया किस पे, टू अ मोर डायनामिक एंड वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ ट्रेड, dynamic and worldwide trade। और सेकंड, पहले तो आप ये, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो आई जस्ट इरेज इट। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो हम ये बोल सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो है वो इनिशिएटिव्स लिए अपनी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि वो पहले केवल स्टैग्नेंट या सबसिस्टेंट इकोनॉमीज थी। उन्होंने ट्रेड में एक्सपेंशन किया, और कौन सी कंट्रीज़ थी जिन्होंने ये किया? पहले तो सबसे पहले इनिशिएट किया पोर्टुगल और स्पेन ने, एंड हॉलैंड एंड इंग्लैंड फॉलोड। So that was it. Now we will proceed with the certain aspects of the commercial revolution. Before that, you can just pause the video and note it down until we proceed further. So now we shall be looking upon the important aspects of commercial revolution. ज़्यादा नहीं, 4-5 points हैं. So the first point is European trade via land route with the eastern countries. Eastern या ओरिएंटल कंट्रीज कह सकते हैं। जो इटली पहला था जिसने ट्रेड करना शुरू किया स्पाइसेस और सिल्क्स में। इंडिया चाइना के साथ इनका ट्रेड था। तो इटली ने क्या ना, इसका ट्रेड पे मोनोपोली इसने कर ली। कैसे? कौन से गुड्स पे? स्पेशली ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड सिल्क्स पे। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो प्राइसेस थे इन कमोडिटीज़ के वो यूरोपियन मार्केट्स में बढ़ गए। दे वर एक्सट्रीमली हाई। तो ये समझ, तो क्योंकि इनकी मोनोपोली हो गई, अब दूसरी कंट्रीज़ ये चाहती थी कि वो भी ऐसे लैंड रूट्स या ऐसे सी रूट्स ढूंढे जिसमें, जो कि इटालियन कंट्रोल से फ्री हो। तो इसी वजह से क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स फ्री ऑफ इटालियन कंट्रोल। और इसका इनिशिएटिव किन कंट्रीज़ ने लिया? स्पेन और पोर्टुगल ने लिया। ठीक है, पोर्टुगल, हम जानते हैं कि जो पोर्टुगीज़ थे वो शिप मेकिंग में, नेविगेशन में इनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, तो उन्होंने इसका यूज़ किया। फॉर एग्जांपल वास्को ड गामा जो थे, ये खुद एक पोर्टुगीज़ थे, और ये 1498 में इंडियन कोस्ट पहुँचे। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, हमें पता है कि वो उन्होंने अमेरिका के शोर्स पे वो लैंड किए थे। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, सर्टेन एग्जाम्पल्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बीइंग ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड, इन्होंने भी स्पेन और पोर्टुगल की तर्ज पे काम करना शुरू किया। इन्होंने भी अपने ट्रेड का एक्सपेंशन शुरू किया, इकोनॉमिक कंट्रोल इन्होंने शुरू किया। इन्होंने जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में अपनी कॉलोनीज़, कॉलोनियलिज्म वाला जो है वो इन्होंने एस्टेब्लिश करनी शुरू की, और वहाँ से इन्होंने
कमोडिटीज़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करना शुरू की, जैसे कि साउथ अमेरिका से इन्होंने कोको, चॉकलेट और क्विनाइन ये लेते थे। फिर उसके बाद यूरोपियन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। टोबैको नॉर्थ अमेरिका से, आइवरी जो थी वो अफ्रीका से, और ह्यूमन स्लेव्स भी ये वहाँ से ले आते थे। फिर उसके बाद यूरोप जल्दी क्या हुआ, यूरोपियन मार्केट्स जो है फ्लडेड हो गए विथ न्यू कमोडिटीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि जब जैसे जैसे कमर्शियल कमर्शियल रिवॉल्यूशन प्रोग्रेस हो रहा था, पोर्टुगल और स्पेन की जो पोजीशन थी ना वो डिक्लाइन होती गई, और हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस इसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया यूरोप यूरोप में, और वर्ल्ड वाइड इसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया क्योंकि इसने बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन किया। फिर बैंकिंग सर्विसेज का भी एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक्सपैंड हुई, चेक का इन्वेंशन हुआ 18th सेंचुरी में। तो पहले गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स चलते थे, उससे शिफ्ट हुआ टू पेपर मनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ कंपनीज, अब इतनी ग्रोथ हो रही थी, इतना पैसा आ रहा था, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सर्टेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की भी ज़रूरत थी। तो इसीलिए रेगुलेटेड कंपनीज का इमर्जेंस हुआ 16th सेंचुरी में। ये रेगुलेटेड कंपनीज क्या थी, दीज वर द एसोसिएशंस ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है, जो एक जॉइंट वेंचर पे कोऑपरेट करते थे। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज हमें पता है, जिसमें कि शेयर्स जो है वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इनका इमर्जेंस भी तभी 17th सेंचुरीज में हुआ। और चार्टर्ड कंपनीज का मतलब जिसको गवर्नमेंट खुद कॉन्ट्रैक्ट देती है, खुद मतलब लीगली एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, और उससे इनको राइट मिलता है ट्रेड करने का, या जो भी इन्हें काम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। इसके पास प्रॉपर ये लीगली इसको भेजा गया था, और EIC इज फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, और डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर तीसरा जो है, नई क्लासेस इमर्ज होने लगी। जब इतना कुछ हो रहा था भाई, बैंक ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं, तो उनमें जो काम करने वाले लोग होंगे वो कौन सी क्लास में जाएंगे। तो राइज ऑफ मिडिल क्लास, बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी क्या हुआ कि ये मिडिल क्लास इमर्ज हो गई। अब मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, बैंकर्स आते हैं, शिप ओनर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं। सो दीज वर द पीपल। और इस टाइम तक ना जो मिडिल क्लास था वो एक्चुअली हर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट उसका पार्ट बन चुका था, किसी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में, बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। और नेक्स्ट पॉइंट जो था वो ये है कि लेड टू यूरोपियनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। यूरोपियनाइजेशन का क्या मतलब होगा, इसका मतलब कि यूरोप का कल्चर जो है उसको ये लोग अलग अलग कल्चर्स में ट्रांसप्लांट करने लगे। जैसे कि इसमें हम जानते हैं कि जैसे इन्होंने कॉलोनियलिज्म किया, कॉलोनियलिज्म की वजह से जो है इनके कल्चर का ट्रांसमिशन हुआ, इनके कल्चर का ट्रांसप्लांट हुआ अदर कल्चर्स में। इनका जो वैल्यू सिस्टम था, इनका जो कल्चर सिस्टम था, वो सब जगह उसको रेप्लिकेट करने लगे लोग कॉलोनियलिज्म की वजह से। और इसमें मिशनरीज़ का भी रोल था, जो मिशनरीज़ थी इसका भी रोल था। इंडिया में तो हम बाकायदा देखते हैं कि मिशनरीज़ ने कैसे जो है कॉलोनियलिज्म को फेवर करा, इसको फॉरवर्ड करा, इसको फर्दर करा। तो इतना ही था इसमें ट्रेडर्स का भी रोल था, ठीक है। तो this was it for commercial revolution. If you want you can note it down, and then we will further with इसके पहले हमने ये कमर्शियल पढ़ा था, साइंटिफिक रिवोल्यूशन वाला पोर्शन जो है वो हमारा है, और हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का भी हमें इम्पैक्ट देखना है। तो वो we will be continuing it in the second part. So this was it for today. Please let me know how did you like the video. आपको कैसा लगा, और was it very slow or was it very fast? So please write in the comment section how what are your thoughts on this video, and please like, share and subscribe the channel. Thank you.